नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के डिजिटल क्लासरूम में। तो आज मेरा हार्टिकल्चर का लेक्चर है। हमने आप सबको पिछले लेक्चर में कोल क्रॉप्स यानी जो हमारे कोल क्रॉप्स थे, हमने आप सबको जैसे बताया था फूल गोभी, पत्ता गोभी और गांठ गोभी, इसके बारे में आप सबको बता दिया था। यानी और क्रूसिफरस फैमिली से संबंधित था, किससे? क्रूसिफेरिया ब्रेसिके से। तो क्रूसिफेरी भी हमारी कौन सी क्रॉप्स हो गई थी? जैसे हमने मूली देख लिया था, क्या मूली देख लिया था, ये हमारी क्रॉप्स जो होता कंप्लीट हो गई। तो आज हम देखेंगे जो हमारा सलजम की खेती रहेगी और भिंडी। क्या देखेंगे? भिंडी। भिंडी हमारा किस कुल से संबंधित है? मालवेसी। और हमारा सलजम जो रहेगा क्रूसिफेरिया ब्रेसिके से। किससे रहेगा? क्रूसिफेरिया ब्रेसिके से। हमने आप सबको कल 2-4 क्वेश्चन जीएस के बताए थे, तो आज 2-4 क्वेश्चन और बता देते। बाई चांस कभी कभी 1-2 क्वेश्चन तो कभी कभी फंस जाते, तो आप सब उसको साथ में याद करते चलिएगा। जैसे हमने आप सबको कल बताया था कि भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा, तो भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा कौन थी? मैकमोहन। ये क्वेश्चन हमने बताया कई बार लगभग, ये क्वेश्चन यूपी पैटर्न में पूछा गया। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा जो कौन सी है? मैकमोहन। ये ध्यान रखना। उसके बाद बताया था भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा भारेपा से बताया था। क्या? भारेपा। भारेपा का पूरा नाम आप सबको पता ही होगा। किसका नाम? तो भारेपा बता। अब भारेपा से हमने आप सबको बता दिया था, भा से क्या होता? भारत, और पा से पाकिस्तान, और रा से क्या हो जाएगा? रेड क्लिप हो जाएगा। तो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा अगर पूछ लेगा तो रेड क्लिप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेड क्लिप। ये भी क्वेश्चन अगर पूछा जा सकता है। और हमने बताया था पांडुआ। क्या बताया था? पांडुआ। तो पांडुआ का क्या हो जाएगा? पा से हो जाएगा पाकिस्तान। क्या हो जाएगा? पा से पाकिस्तान हो जाएगा। आ से हो जाएगा अफगानिस्तान। क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान। और डू से हो जाएगा डूरंड। क्या हो जाएगा? डूरंड हो जाएगा। तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा क्या हो जाएगा? डूरंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डूरंड। तो इस आप ट्रिक से याद कर रखे होगे तो यानी आपका कंफ्यूजन नहीं होगा। पांडुआ पा से पाकिस्तान, आ से अफगानिस्तान और डू से डूरंड हो जाएगा। भारेपा से भा से भारत और रे से रेड क्लिप क्या हो जाएगा? पा से पाकिस्तान। तो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा क्या हो जाएगा? रेड क्लिप हो जाएगा। अब देखिए एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई, पूर्व से पश्चिम अगर पूछ लेता है कि भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो भारत की जो पूर्व से पश्चिम की लंबाई होती है, ईस्ट टू वेस्ट, पूर्व से पश्चिम की लंबाई होता है 2933 किलोमीटर होता है। कितना होता है? 2933 किलोमीटर है। तो ये क्वेश्चन अगर पूछ लेता कि भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है, तो भारत की जो पूर्व से पश्चिम की लंबाई है 2933 किलोमीटर। अगर वही पूछ लेता है भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई, उत्तर से दक्षिण, तो भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई हो जाएगा 3214 किलोमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3214 किलोमीटर। तो ये जो जीएस का क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और यूपी पैटर्न में 1-2 क्वेश्चन तो ऐसे पूछे जाते हैं। तो भारत का पूर्व से पश्चिम की लंबाई, ईस्ट टू वेस्ट अगर लेंथ पूछ लेगा तो 2933 किलोमीटर। यानी पूर्व से जो पश्चिम रहेगा उसकी लंबाई कम रहेगी। ये आप यहाँ पर ध्यान रखना। सबसे पहले हम क्या, अगर मैप देखते पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण देखते, तो पूर्व से पश्चिम सबसे पहले देखेंगे तो इसकी लंबाई क्या रहती? कम रहेगी। क्या रहेगा? कम रहेगा। अब कम कितना रहेगा? 2933 किलोमीटर रहेगा। उसका रहेगा कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई, तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना हो जाएगा? उत्तर से दक्षिण की लंबाई ज्यादा रहेगी। ये समझ लेना कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई ज्यादा रहेगी, तो इसकी लंबाई हो जाएगी 3214 किलोमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3214 किलोमीटर। तो ये यहाँ पर ध्यान रखना, पूर्व से पश्चिम हो गया और उत्तर से दक्षिण। अगर भाई पूछ लेता है कि भारत के भूस्थल की लंबाई, इसकी भूस्थल की लंबाई, तो भूस्थल की अगर लंबाई पूछ लेगा तो 15,200 किलोमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15,200 किलोमीटर। यह ध्यान रखना कि भारत की भूस्थल मतलब जो जमीन जितना अगर स्तर पाया जाता है, अगर देखा जाता है तो उसकी लंबाई कुल कितनी होती है? तो 15,200 किलोमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15,200 किलोमीटर। अगर भाई पूछ लेता है जल भूभाग की लंबाई, जल की लंबाई, जल भूभाग, तो जल भूभाग की लंबाई हो जाएगा 7,516 किलोमीटर हो जाएगा। 7,516 किलोमीटर हो जाएगा। तो ये भी ध्यान रखना कितना है? 7,516 किलोमीटर हो जाएगा। तो भूस्थल की लंबाई 15,200 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 15,200 किलोमीटर हो जाएगा। और जल भूभाग की लंबाई कितना हो जाएगा? तो 7,516 किलोमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7,516 किलोमीटर। तो पहला क्वेश्चन हमने ये बता दिया कि भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2933 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना हो जाएगा? 3214 किलोमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3214 किलोमीटर हो जाएगा। भूस्थल की लंबाई कितना हो जाएगा? भूस्थल मतलब जो हमारा जमीनी भाग होता है, कुछ देखोगे कुछ हमारा समुद्र पाया जाता है, कुछ जगह पर ये मतलब हमारा स्थल पाया जाता है। तो भूस्थल की लंबाई 15,200 किलोमीटर। मतलब ये हमारे जो मतलब आप सब देखोगे पेपर में कुछ ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, तो इसको भी जो सर पढ़ा रहे 1-2 क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण अगर मुझे याद आता तो उसको भी आप सबको साथ में बताते चलिए। इसको साथ में आप सभी लोग याद करते चलिएगा। तो जल स्थल की लंबाई या जल भूभाग की लंबाई 7,516 किलोमीटर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप जरूर इसको ध्यान रखना। बाकी संविधान से संबंधित हमने आप सबको जो क्वेश्चन बताया था कि संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। हमारा संविधान कब बनकर तैयार हुआ था? तो हमने बताया था 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को
बनकर तैयार हो गया था। यानी हमारा जो संविधान है, भारतीय संविधान है, वो कब बनकर तैयार हुआ था या कब इसको स्वीकृति दी गई थी? तो ये कब बनकर तैयार हो गया था? 26 नवंबर 1949 को। और लागू कब किया गया था? अगर पूछ लेता है कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया, तो भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया था। तो ये दोनों क्वेश्चन संविधान से। और हमने बताया था प्रथम बैठक आप सबको पता है 9 दिसंबर 1946 को जो प्रथम बैठक हुई थी, उस समय किसे अस्थायी अध्यक्ष चुना गया? कभी कभी पूछ लेता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक में किसे अस्थायी मतलब टेम्परेरी, अस्थायी मतलब टेम्परेरी रूप से किसे अध्यक्ष चुना गया था? टेम्परेरी रूप से कौन उस समय प्रेसिडेंट बना था, मतलब अध्यक्ष बना था? तो टेम्परेरी रूप से अगर देखा जाता है तो संविधान सभा की प्रथम बैठक में किसे अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। किसे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, सच्चिदानंद सिन्हा। मतलब इसका पूछने का तरीका यही है, किस तरह पूछेगा कि संविधान सभा की प्रथम बैठक में किसे अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो किसे अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। तो ये क्वेश्चन आप इसको यहाँ पर ध्यान रखना। उसके बाद अगर वही पूछ लेता है कि संविधान सभा की दूसरी बैठक जब हुई थी उसमें किसे अस्थायी रूप से मतलब परमानेंट अस्थायी रूप से किसे अध्यक्ष चुना गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किसे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये क्वेश्चन ये भी यहाँ पर बनता है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? नहीं, भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता? तो आप सबको पता ही होगा कि भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता? राष्ट्रपति को कहा जाता। किसे? राष्ट्रपति को कहा जाता। जो इस समय भारत के राष्ट्रपति हैं तो आप सबको पता होगा मिस्टर कोविंद नाथ है। मिस्टर कौन सा? रामनाथ कोविंद। कौन? मिस्टर रामनाथ कोविंद है। तो इस समय वो भारत के हैं प्रथम नागरिक या भारत के राष्ट्रपति है, जो अभी हाल ही में उन्होंने कानपुर आए थे। कानपुर उन्होंने बाई ट्रेन सफर किया है, दिल्ली से बाई ट्रेन कानपुर आए। उसके बाद उन्होंने अपने पैतृक गांव पुखराया गए थे। कहां पर? उनका पैतृक गांव है पुखराया, जो झीझक के आसपास पड़ता है। उसके बाद उन्होंने फिर आज लखनऊ गए हैं। तो मतलब वो भारत के प्रथम नागरिक किसे बोला जाता है? राष्ट्रपति को बोला जाता है। तो भारत इस समय प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति कौन है? तो मिस्टर रामनाथ कोविंद है। कौन है? मिस्टर रामनाथ कोविंद है। तो यह हो गया कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। यह क्वेश्चन हो गया। अब यह क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? भारत का राष्ट्रीय गीत, नेशनल सॉन्ग, राष्ट्रीय गीत। अब भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? आप सभी को पता होगा। बोलो बोलो, मानते होंगे भैया। जनगण मन। जनगण मन क्या है? हमारा राष्ट्रगान है। ये ध्यान रखना, क्या है? राष्ट्रगान है। अब आप सभी लोग ये जरूर बताइए कि भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है। बहुत हो सकता है कुछ बच्चों, बहुत कम बच्चों को पता रहा था। अब राष्ट्रीय गीत पूछोगे तो जनगण मन यानी जनगण मन गाने लगेंगे। तो भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वो हमारा हो जाएगा वंदे मातरम। क्या है? वंदे मातरम। तो ये यहां पर ध्यान रखना, वंदे मातरम। ये क्वेश्चन पहला हो गया कि भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है। तो भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वो वंदे मातरम है। कौन है? वंदे मातरम है। अब इसके रचयिता कौन पूछा जा सकता है? इसके रचयिता, तो ये ध्यान रखना, भारत के राष्ट्रीय गीत कौन सा? वंदे मातरम। इसके रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी है। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। तो ये यहां पर ध्यान रखना, 2-3 क्वेश्चन आपको केवल बताएंगे कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, इसके रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? बंकिम चंद्र चटर्जी। ये क्वेश्चन हो गया। अगर वही पूछ लेता है भारत का झंडा गीत कौन है? कौन सा झंडा गीत? अब आप सब सोचते होंगे कि झंडा जब फहराया जाता है तो कौन सा गीत गाया जाता है? तो हमारा राष्ट्रगान है। क्या है? राष्ट्रगान। लेकिन तो भारत का झंडा गीत जो है, विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये आप सब देखोगे किसी किसी स्कूल में गाया जाता है, मतलब प्रेयर भी कराया जाता है, जो भी कोई फंक्शन होता है तो उस समय भी। तो विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, तो झंडा गीत हमारा हो जाएगा, भारत का झंडा गीत। तो ये हो जाएगा विजय विश्व तिरंगा प्यारा। अब झंडा गीत का रचयिता कई बार पूछा गया है, तो झंडा गीत के रचयिता कौन हो जाएंगे? डॉक्टर श्यामलाल गुप्त हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? डॉक्टर श्यामलाल गुप्त। श्यामलाल गुप्त। तो ये आप जरूर इसको ध्यान रखना, अगर पूछ लेता है कि भारत का झंडा गीत कौन सा हो जाए तो विजय विश्व तिरंगा प्यारा हो जाएगा। इसके रचयिता कौन है? तो श्यामलाल गुप्त हो जाएंगे। कौन? डॉक्टर श्यामलाल गुप्त हो जाएंगे। और भारत का राष्ट्रीय गान आप सबको पता है, उसके रचयिता कौन हो जाएंगे? तो उसके रचयिता कौन हो जाएगा? अगर देखा जाए तो भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर। कौन हो जाएगा? रविंद्रनाथ टैगोर। जो हमारा राष्ट्रीय गान है वो कितने समय में गाया जाना चाहिए? अगर देखा जाए समान रूप से तो कितने समय में? 52 सेकंड में। कितने? अगर
पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय गान को कितने समय में पूरा किया जाना चाहिए, तो 52 सेकंड में। अगर आपातकालीन पूछ लेता क्या किसी इमरजेंसी की अवस्था में, तो इमरजेंसी में कितना होना चाहिए हमारा 20 सेकंड में। कितने समय सेकंड में पूरा करना चाहिए, बाई चांस कोई आपातकालीन पड़ गया तो उस समय 20 सेकंड में इसे कंप्लीट। अब 20 सेकंड में क्या होता है, 4 लाइन ऊपर का तो 4 लाइन नीचे का कंप्लीट किया। अगर देखा जाता है कि राष्ट्रगान में कुल पंक्तियों की संख्या कितनी होती है टोटल, तो 13 होते हैं। कितने, 13 पंक्तियां मतलब 13 लाइनें होती है। कितनी लाइनें होती है, 13 लाइनें होती हैं। पंक्ति मतलब लाइनें। तो राष्ट्रगान में हमारे कुल कितनी पंक्तियां पाई जाती हैं, कुल कितनी लाइनें पाई जाती हैं, तो 13 लाइनें पंक्तियां पाई जाती है। तो इसको भी ध्यान रखना। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, इसके रचयिता कौन से, बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे। भारत का झंडा गीत विजय विश्व तिरंगा प्यारा, इसके लेखक कौन हो जाएंगे, श्यामलाल गुप्त हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, श्यामलाल गुप्त हो जाएंगे। राष्ट्रीय गान जनगण मन अधिनायक आप सबको पता है, उसके लेखक कौन है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। कितने समय में समान रूप से गाया जा सकता है, तो 52 सेकंड में। अगर इमरजेंसी काल में तो कितने समय में, 20 सेकंड में। इसमें कुल पंक्तियों की संख्या कितनी है, तो कितना हो जाएगा, 13 लाइनें पंक्तियां पाई जाती है। कितना, 13 लाइनें पंक्तियां इसमें पाई जाती हैं। तो ये आप इसको ध्यान रखना। इसके बाद कई क्वेश्चन हमारी जो जीएस के काफी महत्वपूर्ण होते हैं, तो बीच बीच में आप सबको बताते रहेंगे। बाई चांस अगर कोई क्वेश्चन आता है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो उसको जरूर हम आप सबको बताने की कोशिश करेंगे। तो हमने पिछले लेक्चर में आप सबको बताया था हार्टिकल्चर के जो क्वेश्चन थे, मूली क्या रेडिस कल्टीवेशन के बारे में बताया था। तो मूली में जैसे हमारा पूछ लेता है उसका बोटेनिकल नेम, तो बोटेनिकल नेम रफेनस सटाइवस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रफेनस सटाइवस। फैमिली क्या हो जाएगा, क्रूसिपेरिया ब्रेसिकेसी होता है। क्या होता है, क्रूसिपेरिया ब्रेसिकेसी होता है। 2n हमारा कितना हो जाएगा, 18 होता है। क्या होता है, 18। एक क्वेश्चन हमने बताया था आप सबको, स्टेकलिंग। स्टेकलिंग क्या होता है, ये क्वेश्चन लगभग पूछा जा सकता है। स्टेकलिंग क्या पूछा जा सकता है, स्टेकलिंग। अब स्टेकलिंग क्या होता है कि मूली की जो हमारी जड़ होती है, क्या होती है, रूट होती है, उसको बीज उत्पादन हेतु तैयार करने की क्रिया को क्या बोला जाता है, स्टेकलिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्टेकलिंग कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आप ध्यान रखना कि मूली की जड़ों को बीज उत्पादन हेतु तैयार करने की क्रिया को क्या बोला जाता है, स्टेकलिंग कहा जाता है। ये क्वेश्चन हो गया। मूली में अगर तीखापन या चरपराहट अगर पूछ लेगा, क्या पूछ लेता है, तीखापन या चरपराहट। तो मूली में तीखापन या चरपराहट का जो कारण होता है आइसोथायोसाइनेट होता है। क्या होता है, आइसोथायोसाइनेट। क्या हो जाएगा, आइसोथायोसाइनेट हो जाएगा। तो मूली में तीखापन या चरपराहट के कारण आइसोथायोसाइनेट। और एक बीमारी हमने आप सबको बताया था जो फैजाबाद यूनिवर्सिटी जब मेरठ यूनिवर्सिटी जब पेपर बनाई थी, तो वो क्वेश्चन पूछा गया था, फोर्किंग। अब फोर्किंग बीमारी किसमें होता है, हमने आप सबको बताया था मूली और गाजर दोनों में होता है। किसमें होता है, मूली और गाजर दोनों में होता है। अब क्या होता है कि जो हमारे हार्ड पैन मतलब मृदा की जो ऊपरी परत होती है वो कठोर हो जाती है। कठोर होने के कारण मृदा में मूली या गाजर में फॉर्किंग बीमारी हो जाती है। क्या होता है, मृदा की जो ऊपरी परत होती है, ऊपरी सतह जो होती है, कठोर होने के कारण क्या होता है, इसमें फॉर्किंग नामक बीमारी हो जाती है। फॉर्किंग क्या होता है कि मूली देखोगे उसमें क्रैकिंग होने लगता है, फटने लगता है। क्या होता है, जो हमारी फसल होती है मूली की या गाजर होगा क्या होता है, फटने लगता है। तो ये आप ध्यान रखना। उसके बाद हमने आप सबको बताया था सीड रेट, मूली की बीज दर कितनी होती है। तो मूली के सीड रेट हमने बताया था आप सबको 8 से 10 किलोग्राम। कितना, 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। तो ये हमारा सीड रेट हो जाएगा। उसके बाद हमने आप सबको बताया था कि क्रूसिफरस फैमिली का सबसे हानिकारक कीट होता है, तो डायमंड बैक मोथ होता है। कौन सा होता है, डायमंड बैक मोथ। यानी क्रूसिफरस फैमिली का सबसे हानिकारक कीट, मोस्ट सीरियस इंसेक्ट इन, अगर क्रूसिफरस क्रॉप्स या क्रूसिफरस फैमिली क्रॉप्स का अगर देखा जाता है तो कौन सा होता है, डायमंड बैक मोथ। अगर वही कुकुरबिटेसी फैमिली का पूछ लेता, किसका पूछ लेगा कि कुकुरबिटेसी फैमिली का सबसे हानिकारक कीट कौन सा हो जाएगा, तो वो हमारा हो जाएगा रेड पंपकिन बीटल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, रेड पंपकिन बीटल हो जाएगा। कुकुरबिटेसी फैमिली। अब कुकुरबिटेसी आप सबको पता ही होगा, जैसे हमारा लौकी हो गया, खीरा हो गया, तरोई हो गया, ककड़ी हो गया, खरबूजा हो गया, ये सब हमारे किसके अंतर्गत आता है, कुकुरबिटेसी फैमिली के अंतर्गत आता है। और क्रूसिफरस फैमिली हमारी जो कोल क्रॉप्स है, मूली हो गया, ये हमारे ये सब किसके अंतर्गत आता है, क्रूसिफरस फैमिली के अंतर्गत आता है। तो ये हमने आप सबको बताया था कि मतलब क्रूसिफरस फैमिली का सबसे हानिकारक कीट, तो क्रूसिफरस फैमिली का सबसे हानिकारक कीट जो हमारा हो जाएगा वो डायमंड बैक मोथ। कुकुरबिटेसी फैमिली का कौन सा हो जाएगा, तो रेड पंपकिन बीटल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, रेड पंपकिन बीटल। तो चलिए हम आगे देखते हैं, आज स्टार्ट करते हैं। फिर हमारा जो सलजम की क्रॉप रहेगी, कौन से, सलजम। इससे एक क्वेश्चन जो बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन आप सबको बताएंगे हम, अब जब उस क्वेश्चन का नंबर आएगा तो जरूर बताएंगे। वो क्वेश्चन लगभग कई बार पूछा, और मेरठ यूनिवर्सिटी जब पेपर बनाती तो शायद वो क्वेश्चन तो उसका फेमस क्वेश्चन माना जाता है। सलजम का बोटेनिकल नेम जो अगर देखा जाता है ब्रेस्का रापा होता है। क्या होता है, ब्रेस्का रापा होता है। देखिए आ गया कि सलजम, सलजम के इंग्लिश में क्या बोला जाता है, टर्निप। क्या हो जाएगा, टर्निप। टर्निप मतलब क्या होता है, सलजम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सलजम। अब इसका बोटेनिकल नेम आप सब देखोगे, सलजम क्या होता है,
मतलब सफेद कलर का हल्का सा उसमें पिंक, मतलब रेड कलर का पिंक कलर का उसका ऊपर का फल पाया जाता है। ये जमीन पे लगभग ये हमारी जो नालियां बनाई जाती है, गांव में नाली बना करी उसमें भी इसकी बुआई की थी। अब सलजम का बोटेनिकल नेम ब्रेस्का रापा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रेस्का रापा। फैमिली अकुल अगर पूछ लेता, क्या फैमिली अकुल, तो क्रूसीफेरिया ब्रेसिकेसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रूसीफेरिया ब्रेसिकेसी हो जाएगा। ओरिजिन प्लेस मतलब उत्पत्ति स्थान, या नेटिव प्लेस मतलब क्या होता है? मूल स्थान। तो ओरिजिन प्लेस या उत्पत्ति स्थान भारत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भारत हो जाएगा। या नेटिव प्लेस मतलब मूल स्थान, तो वो भी क्या हो जाएगा? भारत हो जाएगा। 2n मतलब क्रोमोसोम नंबर। क्या हो जाएगा? क्रोमोसोम नंबर। तो 2n इक्वल टू क्या होता है? तो सलजम में जो गुणसूत्र की संख्या पाई जाती है 20 पाई जाती है। 20 यानी 20 इसमें पाया जाता है। तो पहला क्वेश्चन सलजम का बोटेनिकल नेम ब्रेस्का रापा। क्या हो जाएगा? ब्रेस्का रापा। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। दूसरा हमने बता दिया किस कुल या किस फैमिली से संबंधित है। तो फैमिली या कुल या किस परिवार का सदस्य है? तो क्रूसीफेरिया ब्रेसिकेसी से संबंधित है। किससे? क्रूसीफेरिया ब्रेसिकेसी से संबंधित है। दूसरा हमारा हो जाएगा ओरिजिन प्लेस। ओरिजिन प्लेस या नेटिव प्लेस तो भारत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भारत। लास्ट हमने बताया क्रोमोसोम नंबर। तो सलजम में जो गुणसूत्र की संख्या होती है तो कितना होता है? 20 यानी 20 पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 20 या 20 होता है। तो ये हो गया। आगे हम नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए सलजम का जो खाने वाला भाग होता है वो क्या होता है? रूट यानी जड़ होता है। क्या होता है? जड़ होता है। लेकिन तो हमने आप सबको मूली का बताया था कि रेडिस या मूली का जो खाने वाला भाग होता है रूट एंड लीव्स है। कौन सा? तो रूट एंड लीव्स दोनों होता है। मतलब जड़ तथा पत्तियां दोनों खाई जाती है। क्या? जड़ तथा पत्तियां दोनों खाई जाती है। और हमने आप सबको एक क्वेश्चन बताया था कि निम्न में से किसके कौन कौन सी हमारी जो फसल होती है जिनके जड़ों में भोजन संचित होता है? क्या होता है? जड़ों में भोजन संचित होता है। तो हमने बताया था मूली हो जाएगा, गाजर हो जाएगा और सलजम। इन सभी के क्या होता है? जड़ों में भोजन संचित होता है। तो मेरठ यूनिवर्सिटी मैंने बनाई तो इस तरह भी पूछा था कि निम्नलिखित में से किसके जड़ों में भोजन संचित होता है? तो उसमें मूली, गाजर, सलजम जो भी दे रहा है, आलू भी दिया रहेगा। लेकिन तो ये ध्यान रखना, आलू एक हमारा अंडरग्राउंड स्टेम या भूमिगत तना माना जाता है। क्या माना जाता है? भूमिगत तना माना जाता है। आलू एक जड़ नहीं, ये ध्यान रखता है। तो कभी कभी इस तरह पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंडरग्राउंड स्टेम है यानी भूमिगत तना है। तो हमारा भूमिगत तना कौन सा हो जाएगा? तो आलू हो जाएगा। तो मूली का खाने वाला भाग हमने बता दिया रूट एंड लीव्स दोनों होता है। क्या होता है? रूट एंड लीव्स दोनों होता है। लेकिन जो सलजम का खाने वाला भाग होता है क्या हो जाएगा? जो सलजम का खाने वाला भाग होता है ओनली फॉर रूट। इसका क्या खाया जाता है? केवल जड़ ही खाया जाता है। आप सब देखे होंगे इसका क्या होता है? केवल जड़ वाला पोर्शन ही खाया जाता है। और सलजम के पुष्कर्म का प्रकार जो होता है रेसिम होता है। क्या होता है? रेसिम। तो सलजम में जो पुष्कर्म पाया जाता है वो रेसिम होता है। कौन सा होता है? रेसिम प्रकार का पुष्कर्म सलजम में पाया जाता है। अब देखो सलजम में देखिए अगर हम खाते हैं तो उसमें पानी की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। क्या? पानी की मात्रा ज्यादा पाई। चाहे मूली गाजर की अगर तुलना करते हैं तो इसमें सभी में अगर तुलना करते हैं तो सबसे ज्यादा जो वाटर कंटेंट होता है, जल की मात्रा पाई जाती है, वो सलजम में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? सलजम। अब सलजम में जल की मात्रा, पानी की मात्रा लगभग 90% होता है। कितना होता है? 90% होता है। एक भारी जल का कभी कभी सूत्र पूछ लेता है। भारी जल का सूत्र D2O। क्या होता है? D2O। तो ये भी क्वेश्चन ध्यान रखना। इसका कभी कभी हो सकता है प्रमाण क्रमांक ये कुछ भी पूछ सकता है, मतलब तो इसके बारे में आप ध्यान रखना पड़ लेना। और भारी जल का सूत्र आपको याद होना चाहिए D2O होता है। क्या होता है? D2O। और सलजम में जल की मात्रा, वाटर कंटेंट, तो जो जल की मात्रा होती है वो लगभग 90% होता है। कितना होता है? वाटर कंटेंट जल की मात्रा 90%। कार्बोहाइड्रेट की जो मात्रा पाई जाती है, कार्बोहाइड्रेट की जो मात्रा पाई जाती है वो 7.6% पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 7.6% पाया जाता है। और अगर प्रोटीन की मात्रा पूछ लेगा क्या? प्रोटीन की मात्रा तो 0.5% होता है। कितना होता है? 0.5% होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया कि सलजम देखे होगे, खाते होगे तो उसमें वाटर कंटेंट वैसे पता चल जाता है किसमें जल अधिक होता है। तो जल की जो मात्रा होती है 90%। अगर खरबूजा और तरबूजा अगर हम देखेंगे तो उसमें जल और काफी पाया जाता है। 95%, 96%, 90% से अधिक ऊपर पाया जाता है। तो खरबूजा या तरबूजा में जो जल की मात्रा काफी अधिक पाई जाती है। तो सलजम में 90%, कार्बोहाइड्रेट 7.6%, प्रोटीन की मात्रा 0.5% हो जाएगा। तो पहले हमने बताया कि सलजम का खाने वाला भाग रूट से जड़ हो जाएगा। इसके पुष्कर्म को क्या कहा जाता है? रेसिम कहा जाता है। रेसिम प्रकार का पुष्कर्म पाया जाता है। वाटर कंटेंट, कार्बोहाइड्रेट कंटेंट एंड प्रोटीन की मात्रा हमने इसमें बता दी कि सलजम कितना प्रोटीन, कितना वाटर और कितना कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अब आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसमें सॉइल या मृदा आ गया। क्या हो गया? सॉइल या मृदा। अब सॉइल या मृदा में इसकी खेती के लिए कौन से भूमि उपयुक्त मानी जाती है? सैंडी लोम या लोम, जिसे बोला जाता है बलुई दोमट या दोमट। ये हो जाएगा बलुई दोमट, ये जिसे दोमट। सैंडी लोम, सैंडी मतलब बालू और लोम मतलब दोमट, जिसे मिक्स करके क्या बोला जाता है? बलुई दोमट। और लोम मतलब क्या होता है? केवल दोमट होता है। क्या होता है? दोमट। अब पीएच क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? पीएच। अब पीएच हो जाएगा 6.5 से 7.5। क्या होता है? 6.5 से 7.5। तो ये तो एक क्वेश्चन और इससे बनता है कि कृषि योग्य भूमि के लिए जो यानी जो हमारे कृषि योग्य भूमि होती है सबसे उपयुक्त मानी जाती है, उसके लिए भूमि का सामान्य पीएच या मुख्य पीएच कितना होना चाहिए? तो कृषि योग्य भूमि के लिए भूमि का जो सबसे उपयुक्त पीएच माना जाता है वो 6.5 से 7.5 माना जाता है।
ये लगभग कई यूनिवर्सिटी पेपर बनाए तो ये क्वेश्चन पूछा गया, तो इसीलिए इसको भी आप ध्यान रखना कि कृषि और भूमि के लिए सबसे उपयुक्त पीछवान भूमि का पीछवान कितना होना चाहिए, तो 6.5 से 7.5 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 6.5 से 7.5 होना चाहिए। तो ये सॉइल मिलता सैंडिलोम येलोम। अब देखो वैरायटी या प्रजातियां, क्या जाएगा? वैरायटी या प्रजातियां। तो सबसे पहले आ जाएगा यूरोपियन प्रजाति। क्या? यूरोपियन प्रजाति। यूरोपियन प्रजाति में पूसा, स्वर्णिमा, पूसा चंद्रिमा, गोल्ड बाल, स्नोवाल। क्या होता है? गोल्ड बाल और स्नोवाल। लेकिन तो जो इसमें मुख्य वैरायटी हमारी कौन कौन सी है? पूसा चंद्रिमा, पूसा स्वर्णिमा, पूसा चंद्रिमा, और ये दो वैरायटी तो काफी मुख्य मानी जाते हैं। अब एशियाई वैरायटी या प्रजाति में देखते हैं, किसमें देखते हैं? एशियाई में पूसा कंचन, पूसा स्वाति और पंजाब सफेद। क्या हो गया? पूसा कंचन, पूसा स्वाति और पंजाब सफेद, ये सब वैरायटी काफी महत्वपूर्ण वैरायटी है। इसमें 4-5 वैरायटी तो हमें याद ही रखना अच्छी तरीके से। पहला पूसा स्वर्णिमा, दूसरा पूसा चंद्रमा, ये दो वैरायटी हो गया। पूसा कंचन, पूसा स्वाति और पंजाब सफेद, ये 5 वैरायटी आपको याद होना चाहिए। ये आप ध्यान रखना, अगर आपको रैंक अच्छी लाना है तो हर क्वेश्चन के साथ साथ वैरायटी भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि अगर 3 वैरायटी पूछ लिए तो 9 नंबर आपके यहाँ से क्लियर होंगे। और 3 वैरायटी बहुत फेमस वैरायटी पूछी जाएगी, ये आप जरूर ध्यान रखना। अगर इन सबसे वैरायटी अगर पूछ लेगा तो बहुत कम बच्चे कर पाएंगे। समझ लीजिए 30% 40% बच्चे हो सकता है कर पाए, या वो भी उससे कम कर पाए। तो इसीलिए ये सब वैरायटी आप अच्छे से याद रखना, क्योंकि आम की वैरायटी, केला की वैरायटी तो लगभग सबको याद रहेगा, धान गेहूं का तो याद रहेगा। लेकिन तो उसके अलावा जैसे सलजम हो गया, गाजर हो गया, कद्दू हो गया, लौकी हो गया, अगर इन सब की वैरायटी पूछ लेगा तो इन सब की वैरायटी काफी कम स्टूडेंट इसको अटेंड कर पाएंगे। तो इसीलिए इन सब की वैरायटी तो आपको याद रख के चलना। तो ये हमारे यूरोपियन प्रजाति हमने बता दिया, पूसा स्वर्णिमा, पूसा चंद्रमा। और एशियाई वैरायटी प्रजाति जो मुख्य रूप से है पूसा कंजन, पूसा स्वाति और पंजाब सफेद हो जाएगा। क्या हो जाए? पंजाब सफेद। तो ये हो गया। अब आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो हम देख रहे थे वैरायटी ऑफ प्रजाति, इसके बारे में हमने आप सबको बता दिया था कि एशियाई प्रजाति और यूरोपियन प्रजाति कौन सी होती है। तो दोबारा एक बार देख लेते हैं कि यूरोपियन प्रजाति पूसा, सोडियमा, पूसा, चंद्रमा, ये दो वैरायटी काफी महत्वपूर्ण है। उसके बाद हमारा जाता है एशियाई प्रजाति, कौन सी वैरायटी हो जाती है एशियाई प्रजाति। तो एशियाई प्रजाति में पूसा, कंचन, पूसा, स्वाति और पंजाब सफेद हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा पूसा, कंचन, पूसा, स्वाति और पंजाब सफेद, ये सब हमारी कैसी वैरायटी हो जाएगी एशियाई वैरायटी या प्रजाति हो जाएगी। अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मैन्योर फर्टिलाइजर। तो मैन्योर फर्टिलाइजर मतलब होता है खाद्य उर्वरक होता है। क्या होता है खाद्य उर्वरक। तो हमने आप सबको बता दिया था जो खाद बनाए जाते हैं हमारे जैसे पशु, यानी जो हमारे पशु होते हैं, जीव जंतु, उनके मलमूत्र जो त्यागते हैं उससे बनाए जाते हैं, और प्लस जो हमारे पेड़ पौधे जो कोई भी एक्स्ट्रा मटेरियल होता है, मटेरियल जो हमारी पत्ती होती है सड़ जाती है, उससे भी खाद बनाए जाते हैं। तो हमारे जो खाद का प्रयोग किया जाता है एफओएम जिसे बोला जाता है। एफओएम का पूरा नाम हो जाए फार्म यार्ड मैन्योर। क्या हो जाए फार्म यार्ड मैन्योर, जिसे बोला जाता है गोबर की खाद बोला जाता है। क्या गोबर की खाद। इसका मतलब 200 कुंटल प्रति हेक्टेयर प्रयोग करते हैं। कितना प्रयोग करते हैं 200 कुंटल प्रति हेक्टेयर प्रयोग करते हैं। एनपीके की मात्रा का देखा जाता है तो 60-50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से एनपीके की मात्रा का प्रयोग करते हैं। एनपीके मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास हो जाएगा। क्या हो जाएगा नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, ये हमारा हो गया एनपीके। मैन्योर फर्टिलाइजर हो गया। क्या हो गया मैन्योर फर्टिलाइजर। उसके बाद क्या हो गया एनपीके। एनपीके पौधों के लिए काफी महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सोइंग टाइम या बुआई के समय। क्या आ जाएगा सोइंग टाइम या बुआई के समय। अब देखिए मैदानी क्षेत्रों में अगर देखा जाता है प्लेन एरिया, क्या देखा जाता है प्लेन एरिया मैदानी क्षेत्रों में जो बुआई करते हैं अगस्त से दिसंबर में करते हैं। कब करते हैं अगस्त से दिसंबर तक इसकी बुआई की जा सकती है। और एशियाई जो हमारी प्रजाति होती है, अब वहां पर देख लेते हैं एशियाई प्रजाति। क्या एशियाई प्रजाति, तो अक्टूबर से दिसंबर तक इसकी बुआई की जाती है। एशियाई प्रजाति की बुआई कब से कब तक अक्टूबर से दिसंबर तक इसकी बुआई की जाती है। पहाड़ी क्षेत्रों में, हिल एरिया मतलब पहाड़ी क्षेत्रों में, तो मार्च से अप्रैल में। कब की जाती है मार्च से अप्रैल में इसकी बुआई की जाती है। तो ये ध्यान रखना कि सोइंग टाइम या बुआई के समय मैदानी क्षेत्रों में अगस्त से दिसंबर, एशियाई क्षेत्र में अक्टूबर से दिसंबर, और हिल एरिया मतलब पहाड़ी क्षेत्रों में तो मार्च से अप्रैल। अधिकतर जो पहाड़ी क्षेत्रों में बुआई की जाती है मार्च से अप्रैल ही माना जाता है। क्या मार्च से अप्रैल या मई तक हो सकता है, लेकिन तो मार्च से अप्रैल सबसे बेस्ट समय माना जाता है पहाड़ी क्षेत्रों में लगभग किसी भी चीज की बुआई के लिए। अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वेश्चन हमने आप सबको जो बता रहे थे काफी महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन ये है। ये लगभग अगर यूपी कैडर का पेपर 6 बार या 10 बार बना तो समझ लीजिए ये क्वेश्चन लगभग हर बार पूछा जाता है कि संजम की वृद्धि दर कितनी होती है। तो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आप अगर आपके पास पेपर होगा पुराना तो आप देखेंगे, तो अगर संजम से कोई क्वेश्चन बना है तो यही क्वेश्चन बना कि संजम की वृद्धि दर प्रति हेक्टेयर कितनी होती है। तो 3 से 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। कितना 3 से 4 किलोग्राम। हम सब पेपर दिए थे तभी ये क्वेश्चन पूछा गया था, आज भी लगभग ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको आप जरूर ध्यान रखना कि संजम की जो वृद्धि दर होती है 3 से 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। कितना 3। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वेरी आईएमपी कर लेना, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आप और शायद मेरठ यूनिवर्सिटी पेपर बना रही तो शायद ये क्वेश्चन आ सकता है। आ गया तो तुम्हारे लिए लकी चांस है। अब सीड सोइंग डेप्थ मतलब बीज बोने की गहराई क्या हो जाएगा। सीड सोइंग डेप्थ बीज बोने की गहराई 1.5 से 2 सेंटीमीटर रखी जाती है। कितने रखी जाते हैं 1.5 से 2 सेंटीमीटर रखी जाती है। तो ये ध्यान रखना, अगर पूछ लेता कि सलजम के बीज को कितनी गहराई पर बुआई करना चाहिए, तो सलजम के बीज को कितनी गहराई पर बुआई करना चाहिए 1.5 से 2 सेंटीमीटर की, यानी 1.5 से 2 सेंटीमीटर की गहराई पर बुआई करना चाहिए। कितना 1.5 से 2 सेंटीमीटर की गहराई पर बुआई। अब आता है स्पेसिंग। उसके बाद क्या हो जाए स्पेसिंग या पौधांतरण। अब स्पेसिंग कितना रखा जाता है 20 से 25 इंटू 8 से 10 सेंटीमीटर। 20 से 25 जो रखा जाता है लाइन से लाइन की दूरी, और पौध से पौध की दूरी रखा जाता है 8 से 10 सेंटीमीटर हो सकता है। क्या हो सकता है 8 से 10 सेंटीमीटर हो सकता है। तो ये ध्यान रखना, ये हमारा होगा स्पेसिंग या पौधांतरण। इल्ड इसमें कितना होता है तो 200 से 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर होता है। कितना होता है 200 से 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर इसमें इल्ड या उपज होता है। तो पहला हमने बता दिया सीड रेट बीज दर सलजम की बीज दर 3 से 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। कितना होता है 3 से 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। दूसरा हमने बताया सीड सोइंग डेप्थ बीज बोने की गहराई। तो बीज बोने की गहराई जो 1.5 से 2 सेंटीमीटर रखी जाती है। कितने रखी जाती है 1.5 से 2 सेंटीमीटर। स्पेसिंग या पौधांतरण। अब स्पेसिंग या पौधांतरण 20 से 25 इंटू 8 से 10 सेंटीमीटर। कितना 20 से 25 इंटू 8 से 10 सेंटीमीटर। इल्ड या उपज जो हो जाएगा 200 से 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 200 से 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर हो जाएगा। ये हमारा था सलजम की ग्राफ। क्या हो गया सलजम कल्टीवेशन समाप्त हो गया। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट ग्राफ भिंडी। क्या हो जाएगा भिंडी। तो भिंडी को सबसे पहले ये ध्यान रखना इसको और किस किस नाम से जाना जाता है। पहला हो जाएगा ओकरा। क्या हो जाएगा ओकरा। पहला पॉइंट क्या होगा कि भिंडी को और किस नाम से जाना जाता है ओकरा के नाम से जाना जाता है। किसके ओकरा के नाम से जाना जाता है। और दूसरा आ जाता है लेडी फिंगर। क्या हो जाएगा लेडी फिंगर। इस नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से इस नाम से भी ये जाना जाता है।
लेडी फिंगर। तो ये ध्यान रखना, हमने आप सबको बता दिया ओकरा क्या हो जाएगा, ओकरा हो जाएगा और लेडी फिंगर। तो कॉमन नेम है। और भिंडी को ऐसे कभी कभी लिख देता है, ऐसे लिख देता, ऐसे लिख देगा, भिंडी लिख देगा, क्या लिख देता, भिंडी ऐसे भी लिख देता, प्लस ओकरा लिख देगा, क्या लिख देगा, ओकरा और लेडी फिंगर। तो इसका कॉमन नेम ध्यान रखना, हमने आप सबको बैगन को बता दिया, एक प्लांट कहा जाता है। और भिंडी को किस नाम से जाना था, ओकरा के नाम से जाना जाता है या लेडी फिंगर के नाम से जाना जाता है। ये हमारा क्वेश्चन कॉमन नेम तो आपको जरूर पता होना चाहिए। पता लगे भिंडी ना देकर ओकरा लिख देगा, ओकरा का बोटेनिकल नेम ओरिजिन प्लेस या लेडी फिंगर का ओरिजिन प्लेस या बोटेनिकल नेम। और एक क्वेश्चन हमने आप सबको बताया था कि लेडी फिंगर किसकी वैरायटी है, यानी लेडी फिंगर एक हमने बताया था कि प्रजाति है, और किसकी वैरायटी है, प्रजाति केला की है, किसकी है, केला की है। और ये कैसी वैरायटी है, डिप्लॉइड, मतलब द्विगुणित प्रजाति है। कैसी है, द्विगुणित प्रजाति। ये क्वेश्चन हमने आप सबको बताया था। बाई चांस आप ध्यान रखना, कभी कभी पूछ लेता है कि लेडी फिंगर किसकी वैरायटी है, केला की प्रजाति। कैसी वैरायटी है, प्रजाति है तो डिप्लॉइड प्रजाति, मतलब द्विगुणित प्रजाति हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, द्विगुणित प्रजाति हो जाएगी। अब इसका हम देखते हैं बोटेनिकल नेम क्या हो जाए, बोटेनिकल नेम वनस्पति नाम, बी मतलब बना, एबल मस्कस एस्कुलेंटस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एबल मस्कस एस्कुलेंटस। तो भिंडी का जो बोटेनिकल नेम एबल मस्कस एस्कुलेंटस। अब फैमिली हमारा जो हो जाएगा क्या, फैमिली या कुलिया परिवार। तो भिंडी हमारा किस कुल का सदस्य या किस परिवार का सदस्य, तो मालवेसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मालवेसी। एक और पूछा जाता कपास, क्या पूछा जाता है, कपास। कपास किस कुल से संबंधित है, ये भी तो हमारा किससे हो जाएगा, मालवेसी हो जाएगा। किससे हो जाएगा, किससे हो जाएगा, मालवेसी हो। ये ध्यान रखना। तो ये भी पूछा जा सकता है भिंडी किस कुल से संबंधित है और कपास किस कुल से संबंधित है। तो दोनों की फैमिली क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, मालवेसी हो जाएगा। क्या, इसको भी ध्यान रखना। कपास हमने आप सबको काफी क्वेश्चन बता दिया था। अब आ जाता है ओरिजिन प्लेस। क्या हो जाएगा, ओरिजिन प्लेस। तो ओरिजिन प्लेस इसका जो हो जाएगा, अफ्रीका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अफ्रीका हो जाएगा। तो यानी भिंडी का ओरिजिन प्लेस या नेटिव प्लेस या उत्पत्ति स्थान या मूल स्थान, तो दोनों क्या हो जाएगा हमारा, अफ्रीका। 2 या क्रोमोसोम नंबर जो इसमें होता है 72 और 130 दोनों पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, 72 और 130 इसमें दोनों पाए जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमने बताया एबल मस्कस एस्कुलेंटस बोटेनिकल नेम, फैमिली या कुल मालवेसी, कपास और भिंडी दोनों की फैमिली मालवेसी होता है। ओरिजिन प्लेस हो जाएगा अफ्रीका हो जाएगा। क्रोमोसोम नंबर हो जाएगा, गुणसूत्र की संख्या हो जाएगी 72 और 130 हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भिंडी की जो फल का प्रकार होता है कहा जाता है। तो भिंडी के जो फल का प्रकार होता है कैप्सूल या संपूर्ण होता है। खाने वाला भाग जो होता है संपूर्ण फल खाया जाता है। आप सब देखोगे कि भिंडी का क्या होता है, संपूर्ण फल खाया जाता है। तो ये हो गया। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि भिंडी की खेती के लिए उपयुक्त यानी उपयुक्त तापमान कितना होना चाहिए, ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होना चाहिए। तो 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड अगर देखा जाए तो पहले, लेकिन तो आप देखेंगे हम कुछ वैरायटी ऐसी डेवलप कर दी गई है जो लगभग 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड यानी टेम्परेचर या तापमान तक भी आसानी से ग्रो की जा सकती है। तो आप सब देखोगे गर्मी में जो भिंडी की हम खेती करते हैं, तो गर्मी में अगर भिंडी की खेती की जाती है तो आप सब देखोगे कि उसमें मिनिमम टेम्परेचर लगभग 30 के आसपास चलता है, 30, 35, 40 के आसपास चलता है। इन सभी के रेशियो चलता है। तो उसके लिए भी वैरायटी आजकल डेवलप कर दी गई जिसको हम अधिक टेम्परेचर पर भी इसकी खेती आसानी से कर सकते हैं। तो फल का प्रकार आपको जरूर ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है कि फल का प्रकार कैप्सूल या संपूर्ण हो जाएगा। खाने वाला भाग संपूर्ण फल हो जाएगा। भिंडी की खेती के लिए उपयुक्त तापमान या टेम्परेचर कितना, 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो आता है कि भिंडी के बीज के अंकुरण के लिए उपयुक्त तापमान तो 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी जो सीड जर्मिनेशन के लिए, गेहूं के लिए जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, गेहूं के अंकुरण के बीज के लिए तो 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड। ये क्वेश्चन अब कई बार पूछा गया है कि गेहूं में अंकुरण के लिए उपयुक्त तापमान कितना होना चाहिए। तो गेहूं में अंकुरण के लिए उपयुक्त तापमान होना चाहिए 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। कितना, 20 से 22। अब भिंडी हमारा जो उष्णकटिबंधीय फसल है। कैसे, उष्णकटिबंधीय फसल है। उसके बाद सॉइल कौन सी होती है हमारी, सैंडी लोम या लोम, बलुई दोमट या दोमट भूमि की खेती आसानी से की जा सकती है। पीएच आप सबको बता दिया कि पीएच इसका कितना होना चाहिए, 6 से 7 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 6 से 7। तो भिंडी के बीज का यानी अंकुरण के लिए, जमाव के लिए तापमान 20 से 25 होना चाहिए। भिंडी जो हमारा उष्णकटिबंधीय फसल हो जाएगा। सॉइल कैसी चाहिए इसकी खेती के लिए, सैंडी लोम या लोम होना चाहिए, बलुई दोमट या दोमट होना चाहिए। पीएच का मान कितना होना चाहिए, भूमि के तो 6 से 7 होना चाहिए। पीएच के बारे में आप सबको बता दिया, पीएच का पूरा नाम पावर ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा। पीएच की खोज किसने की थी, तो एसपीएल सोरेनसन ने 1909 में। अम्लीय भूमि का पीएच मान 7 से कम, क्षारीय भूमि का पीएच मान 7 से अधिक। अम्लीय भूमि को सुधारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, चूना क्षारीय। क्षारीय भूमि को सुधारने के लिए जिप्सम तथा पायरेट्स का प्रयोग किया जाता है। अब हम देखते हैं कि भिंडी किसका अच्छा स्रोत है, आयोडीन का अच्छा स्रोत है। किसका, आयोडीन का अच्छा स्रोत है। तो देखोगे कि कभी कभी पूछ लेता कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, घेंघा रोग हो जाता है। क्या, घेंघा रोग होता है। जैसे देखोगे कि गले में सूजन आ जाता है, एकदम पूरा फूल जाता है, तो देखो वही बोला जाता है घेंघा रोग बोला जाता है। तो ये किसकी कमी से, आयोडीन की कमी से होता है। तो ये भिंडी क्या होता है, किसका अच्छा स्रोत है, तो आयोडीन का अच्छा स्रोत माना जाता है। किसका अच्छा स्रोत माना जाता है, आयोडीन का अच्छा स्रोत माना जाता है। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है कि भिंडी में दिन का तापमान कितने डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होने पर इसके फ्लावर जो होता है ड्रॉप होने लगता है। क्या होता है, फूल गिरने लगते हैं।
अगर भिंडी में तिल का तापमान कितने डिग्री सेंटीग्रेड से अगर अधिक हो जाता है तो इसका फूल जो होता है गिरने लगता है। तो 44 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर अधिक हो गया इसका टेम्परेचर तो इसके फूल क्या होता है, ड्रॉप होने लगते हैं, क्या होता है, गिरने लगते हैं। जैसे हमने आप सबको बताया होगा टमाटर में कितने डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होने पर लाइकोपिन बनना बंद हो जाता है। तो 27 से अधिक होने पर लाइकोपिन बनना बंद हो जाता है। लाइकोपिन बनने के लिए तापमान कितना होना चाहिए, तो ये हमने बताया था 21 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए टमाटर में लाइकोपिन बनने के लिए। आलू में हमने बताया था कंद बनने के लिए तापमान 17 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड माना जाता है। कितना, 17 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड माना जाता है। तो ये हमारा कि भिंडी में अगर दिन का तापमान 44 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होने लगेगा, इसके आसपास चलेगा, अधिक होने लगेगा तो इसके फ्लावर क्या होता है, गिरने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भिंडी का जो फल बाहर निर्यात किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है, उसकी लंबाई लगभग कितनी होनी चाहिए, तो 6 से 7 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कितने होने चाहिए, 6 से 7 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये क्वेश्चन हो गया कि किसका अच्छा स्रोत है भिंडी, आयोडीन। दिन का तापमान कितने डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होने फूल ड्रॉप होने लगते हैं, 44 डिग्री सेंटीग्रेड। जो फल निर्यात किया जाता है उसकी लंबाई लगभग कितनी होनी चाहिए, तो 6 से 7 सेंटीमीटर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि भिंडी के जो तने होते हैं, तने के रेशे से जो होता है, हमारे जो स्टेम फाइबर्स होता है उससे क्या बनाया जाता है, तो कागज बनाने में प्रयोग किया जाता है। किसका, कागज बनाने में प्रयोग किया जाता है। उसका विश्व में सबसे अधिक भिंडी का क्षेत्रफल तो अगर देखा जाए तो क्षेत्रफल उत्पादन के अंतर्गत भारत आता है। कौन सा, भारत आ जाएगा। और भारत में सबसे अधिक भिंडी का उत्पादन जो होता है पश्चिम बंगाल में होता है। कहां पर होता है, पश्चिम बंगाल में होता है। तो विश्व में अगर देखा जाए तो भारत हो जाए, भारत में अगर देखा जाता तो पश्चिम बंगाल के अंतर्गत कौन सा राज्य होगा, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी आप सबको पता ही होगा, कोलकाता। इसका ये क्वेश्चन उतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि भिंडी के बीज में कितना प्रतिशत तेल पाया जाता है, जो उसका सीड होता है उसमें कितना प्रतिशत ऑयल पाया जाता है, तो 40 से 45% पाया जाता है। कितना पाया जाता है, 40 से 45% भिंडी के बीज में तेल की मात्रा। भिंडी के सूखे बीज में प्रोटीन की मात्रा अगर देखा जाता है तो 20 से 30% पाया जाता है। कितना पाया जाता है, 20 से 30%। जो ड्राई सीड अगर देखा जाता है, भिंडी का अगर सुखा दिया जाता है तो उसके बीज में प्रोटीन कंटेंट अगर देखा जाता है तो 20 से 30% पाया जाता है। भिंडी में कैल्शियम की भी मात्रा पाई जाती है, जो 66 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम। 100 ग्राम में 66 मिलीग्राम भिंडी में कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है। और लीची में भी लगभग कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है, 0.21% पाया जाता है। कितना, 0.21% लीची में कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है। तो यह भिंडी के बीज में तेल की मात्रा 40 से 45% पाया जाता है। आप सब मूंगफली पढ़े होंगे, उसके भी बीज में तेल की मात्रा लगभग इतना पाया जाता है, 40 से 42 यानी 45 के आसपास। और प्रोटीन की मात्रा मूंगफली के बीज में लगभग 26% होता है। कितना होता है, 26% होता है। तो यह हो गया उसके सूखे बीज में प्रोटीन 20 से 30, कैल्शियम की मात्रा 66 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम हो जाएगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है, जो पोटेशियम की मात्रा 103 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम होता है। कितना, 103 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम। अब देखिए यहाँ पर इसकी वैरायटी महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जा सकते हैं। जैसे पूसा सावनी, पूसा मखमली, हरभजन, पंजाब पद्मिनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पंजाब पद्मिनी हो जाएगा। परभनी क्रांत हो जाएगा। अर्का अनामिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अर्का अनामिका हो जाएगा। वर्षा उपहार हो जाएगा। हिसार उन्नत, क्या हो जाएगा, हिसार उन्नत। ये सब वैरायटी आपको, जिसमें हमने अंडरलाइन की, ये वैरायटी बहुत ही महत्वपूर्ण। इसको तो ये सभी वैरायटी आपको याद होना चाहिए। तो पहला आप पूसा सावनी, ये वैरायटी आपको याद होना चाहिए। पूसा मखमली, हरभजन, पंजाब पद्मिनी होना चाहिए। परभनी क्रांति, ये तो काफी फेमस वैरायटी है, समझ लीजिए। यूपी कैडर और सभी परीक्षाओं की दृष्टि से देखा जाता है तो सबसे महत्वपूर्ण वैरायटी ये मानी जाती है। अन्य क्या अगर देखा जाता है मुकाबले, तो अर्का अनामिका हो जाएगा और वर्षा उपहार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्षा उपहार और हिसार उन्नत। इसमें ये सब वैरायटी आप जरूर ध्यान रखना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, इसको आप समझो कर लेना परभनी। क्या हो जाएगा, परभनी। तो परभनी क्रांति, ये वैरायटी काफी फेमस, तो इसको आप जरूर ध्यान रखना। परभनी क्रांति रहेगा। क्या रहेगा, परभनी क्रांति। अब देखिए क्या हो गया, परभनी क्रांति हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी आ गया, हाँ, अब ये सीड रेट भी पूछा गया तो लगभग इससे की बीज दर पूछा गया, और दोनों बीज दर काफी महत्वपूर्ण है। जैसे हमारा समर सीजन या ग्रीष्म ऋतु, क्या समर सीजन या ग्रीष्म ऋतु, तो 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 30 × 30 सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर रखा जाता है। उसके बाद रहता है वर्षा ऋतु में अगर